गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि होते हैं, सीधे सीधे बात की जाए तो कुछ होते हैं जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, तो उनको हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बोल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का दूसरा नाम पूछा जाए तो आपको आंसर देना है वल्वा। अगर पूछा जाए इसका तीसरा नाम क्या है तो आपको आंसर देना है प्यूडेंडम। क्या देना है? प्यूडेंडम। बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है मॉन्स प्यूबिस। डिटेल बाद में करेंगे। दूसरा ऑर्गन हम पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा क्या होता है। थर्ड बात हम करेंगे लेबिया माइनोरा क्या होता है। चौथी हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल क्या होता है। लेबिया माइनोरा से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे हम, जिनको हम एक को तो बोलेंगे क्लिटोरिस और एक होगा फॉर्चिट। तो इतने ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे। वेस्टिब्यूल के अंदर ओपनिंग्स आती हैं कि ग्लैंड कितनी है और ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं। वेस्टिब्यूल क्या है, उसके अंदर हम ग्लैंड पढ़ेंगे और ओपनिंग पढ़ेंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है और हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट हमें पता है वजाइना पार्ट है। वजाइना के बाद आता है यूट्रस। अब आप बोल रहे होंगे कि सर्विक्स कहाँ गया। तो यूट्रस के दो पार्ट होते हैं फिर से, एक होता है कॉर्पस और एक होता है सर्विक्स। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझाएंगे जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट ऑर्गन है लास्ट हमारा ओवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने मुख्य जो मेन स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां तक का आपने देख लिया, तो अब बात करते हैं सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो अगर हम मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो फीमेल के एक्सटर्नल सिस्टम में फीमेल का अगर हम जेनिटल ऑर्गन्स बनाएं एक्सटर्नल वाले, तो हमें पता है यहाँ पे कुछ डोम शेप का स्ट्रक्चर रहता है, फैटी टिश्यूज़ का बना हुआ। डोम से एक स्ट्रक्चर और फैटी टिश्यूज़ का बना हुआ, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं और हेयर ग्रो करते हैं। एक इसका बना है एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू का बना हुआ सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट है, मतलब फैटी टिश्यूज़ का बना हुआ जो पार्ट है सबसे ऊपर, सबसे एंटीरियर पार्ट हम इसको कहेंगे, तो ये है हमारा मॉन्स प्यूबिस। एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। क्या काम करता है? अगर सपोज फीमेल फॉल डाउन हो जाती है तो उसको बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है। अगर फीमेल आगे की साइड गिर गई तो छोटी मोटी इंजरीज को बचाता है, क्योंकि सबसे पहले कांटेक्ट में जो आगे को डोम शेप स्ट्रक्चर है, जो फैटी टिश्यूज इस पे बने हुए हैं, वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में, बस इतनी सी चीज़ पढ़नी है। सबसे एंटीरियर पार्ट सुपीरियर पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स का, जिस पे एडिपोज टिश्यूज़ रहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ कहें या फिर हम फैटी टिश्यूज़ कहें। और ये एडिपोज और फैटी टिश्यूज़ क्या करते हैं? माइनर इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। माइनर इंजरी से प्रिवेंट करते हैं किसको? डेलिकेटेड ऑर्गन्स को। अब डेलिकेटेड का मतलब क्या है? जो काफ़ी सेंसिटिव है, जैसे आपका वजाइनल पार्ट है,
यूरेथ्रा है, बाकी के जो सिस्टम है वहाँ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है माइनर इंजरी से, जैसे बाकी के पार्ट। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के बाद जो दूसरा पार्ट आता है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो दूसरा पार्ट कुछ नीचे से हमें, ये सपोज हमारा मॉन्स प्यूबिस है, इसके नीचे कुछ ऐसे पेयर ऑफ लिप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। मतलब दो, एक साइड से एक और दूसरे साइड से भी एक। ये काफ़ी थिक स्ट्रक्चर है और सबसे आउटर पार्ट है। इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? ये कौन सा पार्ट है? लेबिया मेजोरा। यहां पे लिख देता हूं। लेबिया मेजोरा क्यों बोला गया और क्या क्या इसके काम है? सबसे पहला तो लेबिया मेजोरा के बारे में हमने पहली बात पढ़ी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है? डबल साइडेड बोलूं या फिर इसको बाइलेटरली बोल दूं। बाइलेटरल का मतलब भी क्या होता है? दोनों साइड से प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोला जाता है। और तीसरी खास बात इसके बारे में है, ये काफ़ी थिक होती है कंपेयर टू इसके अंदर जो भी ऑर्गन होंगे उनके कंपैरिजन में सबसे बाहर वाली है, तो इसको थिक होना पड़ेगा, थिक इन स्ट्रक्चर। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके होमोलोगस है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो किससे रिलेटेड है। अगर मेल्स में बात करें तो कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इसके स्ट्रक्चर की तरह या इनके स्ट्रक्चर की जैसे बने हुए हैं, तो वो होता है आपका स्क्रॉटम इन मेल। अगर आपको होमोलोगस पूछा जाए लेबिया मेजोरा का तो आपको बोलना है जो स्क्रॉटम है मेल का वो क्या है? लेबिया मेजोरा का मेन ऑर्गन है। तो मॉन्स प्यूबिस पढ़ लिया हमने पहला, दूसरा पढ़ लिया लेबिया मेजोरा। इसमें से क्वेश्चन आएंगे इतने। बात करते हैं नेक्स्ट लेबिया माइनोरा। तीसरा जो हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की, और तीसरा जो पार्ट है उसको हमने बोला लेबिया माइनोरा। पढ़ लेते हैं लेबिया माइनोरा के बारे में भी। तो लेबिया माइनोरा को यहां पे समझते हैं। ये बाहर वाली कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग तो लेबिया मेजोरा थी। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जो पतली सी बाइलेटरली लेयर है, बाइलेटरल लेयर है, और ये भी कैसी है? लिप लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत पतली सी सेम टू सेम लेयर जो कि बाइलेटरली प्रेजेंट है। उसको हमने क्या बोला? लेबिया माइनोरा बोला। इसको बोला लेबिया माइनोरा। कोई बात नहीं, यहां पे बना लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और दूसरी जगह पे बना लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने बोला सबसे बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला लेबिया मेजोरा। क्या बोला? लेबिया मेजोरा। इसके अंदर अब हम बोल रहे हैं एक पतली लेयर और होती है जो भी बाइलेटरली प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, बाहर वाली स्ट्रक्चर लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा के बारे में खास बात क्या है? सबसे पहले ये कंपैरिजन टू लेबिया मेजोरा के पतली होती है। लेबिया मेजोरा काफ़ी थिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये काफ़ी थिक स्ट्रक्चर है। यहां कहीं पे था हमारा क्या? ये हमारा मॉन्स प्यूबिस था। बात करते हैं तो पहला मैंने बोला कि काफ़ी थिन स्ट्रक्चर है कंपेयर टू किसके? थिन कंपेयर टू लेबिया मेजोरा के। लेबिया मेजोरा के कंपैरिजन में काफ़ी थिन स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ पे ये नीचे साइड पे मर्ज होगा इन्फीरियरली, जहाँ पे लेबिया माइनोरा मर्ज होगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फॉर्चिट। क्या बोला जाता है इसको? फॉर्चिट बोला जाता है। तो फॉर्चिट वाला पार्ट क्या है? सबसे लोएस्ट पार्ट है, पहली बात। दूसरा, अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर भी तो मर्ज होगा, तो जहां पे अप साइड पे मर्ज होगा इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस।
दो बातें बोली मैंने बोला लेबिया माइनोरा अंदर वाला पार्ट है और कैसा है, थिन है, तो इनसाइड द लेबिया मेजोरा लिख सकता हूं मैं इसको, इनसाइड द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर वाला पार्ट कहलाता है लेबिया माइनोरा, ठीक है, माइनोरा बोल रहे हैं। माइनोरा का मतलब ये थिन है, मतलब पतला है, बाहर वाले को मोटा देख रहे होंगे आप, अंदर वाली स्ट्रक्चर पतली है। तीसरी बात मैंने बोली इन्फीरियरली जहां पे मर्ज हो रही है, इन्फीरियरली का अगर मतलब नहीं पता तो इन्फीरियरली का मतलब होता है लो साइड पे, नीचे की साइड पे। तो इन्फीरियरली जहां पे मर्ज हो रही है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियरली, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्चीट। और सुपीरियरली अपर साइड को बोलते हैं सुपीरियरली। तो सुपीरियरली जहां पे मर्ज हो रही है कौन, लेबिया माइनोरा। सुपीरियरली अगर मर्ज हो रही है, सुपीरियरली अगर मर्ज हो रही है तो सुपीरियरली हम बोलेंगे उसको प्रीप्यूस। सर ये फॉर्चीट और प्रीप्यूस का क्या काम है, तो देख लेते हैं क्या काम है। प्रीप्यूस के अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसको ये प्रीप्यूस कवर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं उसको, क्लिटोरिस। और ये फॉर्चीट क्या है सर, फॉर्चीट वो स्ट्रक्चर है जहां से हम एपिजियोटमी स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। हमने बोला था फॉर्चीट क्या होता है, तो फॉर्चीट के बारे में खास बात, यहां पे मैं केवल फॉर्चीट के बारे में लिख रहा हूं। तो फॉर्चीट वो स्ट्रक्चर है फ्रॉम वेयर एपिजियोटमी स्टार्ट, एपिजियोटमी स्टार्ट। क्लियर बात होगी इतनी, मतलब यहां से ही हम क्या करते हैं, जब लेबर का सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जब हमें डिलीवरी करवानी होती है तो इसी फॉर्चीट से हम कट लगाना यानी कि इंसिजन करना स्टार्ट करते हैं। बात करी हमने प्रीप्यूस जो कि अपर साइड पे है, उसके बारे में क्या खास बात है, उसके बारे में अंदर है क्या, क्लिटोरिस जो कि इरेक्टाइल टिश्यूज बने हुए हैं और इसको कवर कौन करता है, प्रीप्यूस। तो हम प्रीप्यूस के बारे में खास बात लिखते हैं, प्रीप्यूस covers the erectile tissues known as, क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलेंगे इसको, क्लिटोरिस बोलेंगे, क्लिटोरिस। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। तो सुपीरियरली हमने बोला प्रीप्यूस, सुपीरियरली हमने बोला प्रीप्यूस, और प्रीप्यूस के अंदर ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज, जिनको बोला क्लिटोरिस। अब इस क्लिटोरिस का इसका होमोलोगस पूछा जाता है, मतलब ये क्लिटोरिस है क्या, ठीक है। एग्जैक्टली सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, सेक्सुअल अराउजल में माना जाता है कि इसका जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई हो जाती है और इरेक्टाइल टिश्यूज क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये होमोलोगस है किसके, क्लिटोरिस का होमोलोगस पूछा गया तो होमोलोगस ऑफ क्लिटोरिस होगा क्या, मेल पेनिस। जैसे मेल में पेनिस वाला स्ट्रक्चर है इरेक्टाइल हो जाता है, वैसे ही फीमेल में जो क्लिटोरिस वाला पार्ट है वो इरेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल अराउजल के लिए हेल्प करता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो ये बात पढ़ी हमने लेबिया मेजोरा के बारे में और लेबिया माइनोरा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इसके अंदर एक कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर इन शेप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्राइंगल के जैसे त्रिभुज के आकार का एक शेप प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है, हमारा अगला ऑर्गन यही होगा, इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे इसको, वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल का काम क्या है देखते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं और कुछ ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं और कुछ ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं। अब पूछा जाता है एग्जाम में कि वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल कितनी ओपनिंग्स होती हैं, कितने होल होते हैं। तो जो नीचे वाला यानी कि पोस्टीरियर साइड पे, जो पोस्टीरियर एंड पे जो होल है पोस्टीरियर साइड पे, इसको तो बोलते हैं वजाइना, यानी कि वजाइनल ओपनिंग।
और जो एंटीरियर साइड पे, आगे की साइड पे यानी ऊपर की साइड पे जो होल है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के पास में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, यूरेथ्रा के पास में जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसको बोला जाता है स्किनी ग्लैंड। स्किनिस ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको? स्किनिस ग्लैंड। और जो वजाइनल ओपनिंग के पास में प्रेजेंट है इसको बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। अब यूरेथ्रा के पास में अगर प्रेजेंट है कौन सी ग्लैंड? स्किनिस ग्लैंड। ठीक है, तो स्किनिस ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्किनिस ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां पे हम शुरू करते हैं वेस्टिब्यूल। यहां पे मैं बता रहा हूं अगला ऑर्गन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में हमने बोला वेस्टिब्यूल का कैसा आकार था? ट्राइंगुलर इन शेप। ट्राइंगुलर इन शेप। दूसरी बात क्या थी इसके बारे में कि इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं कुछ। तो कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की 2 ग्लैंड ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो जो वजाइना के पास में प्रेजेंट है ग्लैंड उनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। वजाइना के पास में जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। और वजाइना के पास में जो ग्लैंड है उसको हमने बोला बार्थोलिन ग्लैंड। और ये 2 नंबर में होते हैं। कितने होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड? 2 इन नंबर। दूसरी बात अगर मैं बोलूं ग्लैंड के बारे में, दूसरा क्या है? दूसरी हमने जो यूरेथ्रा के पास में ग्लैंड पढ़ी है उसका नाम है स्किनिस ग्लैंड। स्किनिस ग्लैंड। स्किनिस ग्लैंड भी कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है। अब पहला तो हमने वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा कि इसमें कुछ ग्लैंड होती हैं और दूसरी बात हमने करी थी कुछ ओपनिंग होती हैं। तो ओपनिंग आपको पता चल गई। पहली ओपनिंग होती है वजाइनल ओपनिंग, एक ही होती है। वजाइनल ओपनिंग कितनी होती है? एक। और दूसरी होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग। अब हम अगर गिने तो 2 हमारे पास बार्थोलिन ग्लैंड हो गई, 2 स्किनी ग्लैंड हो गई, 1 यूरेथ्रा और 1 वजाइना। मतलब अगर हम बोलें तो हमारे पास 2, 2, 4 और 2, 6 वेस्टिब्यूल के अंदर 6 ओपनिंग होनी चाहिए यही। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 4 ही होती हैं। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये एक क्या है? ये एक ऑर्गन है, जैसे इसको हम यूरेथ्रा बोलें। यहाँ पे यूरेथ्रा के पास में ये कौन सी ग्लैंड है? स्किनिस ग्लैंड है। अब हमने बोला कि हमने ग्लैंड तो 2 बता दी, लेकिन इनकी ओपनिंग कितनी होगी? इनकी ओपनिंग दोनों की क्या होती है? एक ही ओपनिंग होती है, कुछ इस तरीके से एक ही ओपनिंग होती है। तो इसीलिए 2 ग्लैंड की कितनी ओपनिंग होगी? बार्थोलिन ग्लैंड होते तो 2 हैं, लेकिन अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग भी कितनी होंगी दोनों की? ओपनिंग भी दोनों की कितनी होंगी? एक ओपनिंग होगी। मतलब ऐसे ही ये समझ लो स्किनी ग्लैंड है, स्किनिस ग्लैंड है। और दूसरी अगर मैं बार्थोलिन की बात करूं तो बार्थोलिन ग्लैंड भी कुछ इसी तरीके से होगी। सपोज ये ग्लैंड हमारी बार्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, सपोज ये हमारा वजाइना है और वजाइना के पास में हमारी 2 ग्लैंड प्रेजेंट है जिनको हमने बोला बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड तो 2 होती हैं, लेकिन जो इनकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है वो केवल एक ही ओपनिंग होती है। कितनी होती है? केवल एक ही ओपनिंग होती है। तो मतलब बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी कितनी हो गई? एक हो गई। इसीलिए अगर टोटल वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल ओपनिंग पूछी जाए तो ओपनिंग हमको बतानी होती हैं 4। कौन कौन सी? एक बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, एक स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग, एक वजाइना की ओपनिंग और एक यूरेथ्रा की ओपनिंग। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। क्या समझा हमने? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस के बारे में, जो सबसे ऊपर फैटी लाइक टिश्यूज थे जहाँ पे, और जहाँ पे क्या ग्रो कर रहा था? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहे थे। दूसरी बात हमने बोला कि उसके जस्ट डाउनवर्ड
कुछ स्ट्रक्चर्स स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बाहर डबल साइडेड लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने बोला लेबिया मेजोरा। सबसे बाहर वाली कवरिंग थी, डबल साइडेड रहती है, मतलब बाइलेटरली प्रेजेंट होती है। तीसरी बात हमने बोली कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक होता है, काफ़ी मोटी होती है। चौथी बात हमने बोली कि इसका होमोलोगस होता है स्कॉटम इन मेल। उसके बाद हमने इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसको बोला लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा की सबसे पहली बात कि ये थिन रहती है कंपेयर टू इसकी, पतली रहती है कंपेयर टू लेबिया मेजोरा के। माइनोरा का मतलब कम है, तो कम का मतलब कम पतली। दूसरी चीज़, लेबिया माइनोरा अपर एंड पे जहाँ पे सुपीरियरली कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, और प्रीप्यूस कवर करके रखता है कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़ को, जिनको हमने बोला क्लिटोरिस। नीचे आते हैं, लेबिया माइनोरा जहाँ पे कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं फॉर्चिट। और फॉर्चिट क्या स्ट्रक्चर है, जहाँ से एपिजियोटमी हम स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लेबिया माइनोरा नीचे आके कनेक्ट होती है, इस पार्ट को हम फॉर्चिट बोलते हैं। और फॉर्चिट से ही हम आगे फर्दर क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं ड्यूरिंग द एपिजियोटमी प्रोसीजर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। बात करी हमने नेक्स्ट, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वेस्टिब्यूल, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है फोर्थ वन, उसको हमने क्या बोला, वेस्टिब्यूल। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेस्टिब्यूल। क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग्स प्रेजेंट है और ग्लैंड प्रेजेंट है। सबसे पहले शेप की बात करें तो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, रेड कलर का दिख रहा है आपको। उसके अंदर 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आगे की साइड से एंटीरियर साइड पे यूरेथ्रा के पास में जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको हमने बोला स्किनिस ग्लैंड। पोस्टीरियर साइड पे वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड जो ग्लैंड प्रेजेंट है उनको हमने बोला बार्थोलिन ग्लैंड। अब इनके बारे में बस हमने इतना पढ़ना है कि बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है और स्किनिस ग्लैंड का काम क्या होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का जो काम होता है, बार्थोलिन ग्लैंड करती है एल्कलाइन नेचर बनाती है। एल्कलाइन का मतलब है वजाइना का जो नॉर्मल पीएच है, जो वजाइना का जो पीएच है वो कितना होता है, वो होता है नॉर्मली 3.8 से लेके 4.5। मतलब नॉर्मल वजाइना के अंदर जो एसिडिक सिचुएशन रहती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहती है, एसिड रहता है। लेकिन अब जो हमारा स्पर्म है, जो स्पर्म है वो क्या करेगा, जब हम फर्टिलाइजेशन करवाने की कोशिश करेंगे तो इस पीएच में हमारा स्पर्म डेड हो जाएगा। डेड क्यों होगा, क्योंकि हमारा स्पर्म होता है एल्कलाइन नेचर का, ये तो एसिड है। तो फीमेल का अगर वजाइना के अंदर एसिड है तो जैसे स्पर्म जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ होगी तो हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ा, एक ग्लैंड बनाई भगवान ने जिसको हमने बोला बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करती है, केवल और केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही एक्टिवेट होती है और इस पीएच को बढ़ा देती है। मतलब क्या कर देती है, एल्कलाइन कर देती है। एसिडिक से एल्कलाइन करने का जो काम है वो है बार्थोलिन ग्लैंड का। इसके अलावा हल्का हल्का लुब्रिकेशन का भी काम करती है, लुब्रिकेशन का भी काम करती है। कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है सर, बार्थोलिन ग्लैंड का काम तो हो गया एल्कलाइन नेचर को बनाना। अब ये बताओ ये स्किनी ग्लैंड को क्यों रखा है यहाँ पे यूरेथ्रा के पास में। तो यूरेथ्रा के बारे में खास बात क्या है कि यूरेथ्रा का जो साइज है वो काफ़ी छोटा रहता है फीमेल में, लगभग 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से अगर अंदर किसी भी बैक्टीरिया वायरस को जाना हो तो उसको अंदर, बॉडी के अंदर जाने के लिए ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मेल यूरेथ्रा होता है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास तक हो जाता है, लेकिन फीमेल यूरेथ्रा तो काफ़ी छोटा है। तो काफ़ी छोटा है तो यहाँ से वायरस बैक्टीरिया जल्दी पहुँच जाएंगे अंदर और इन्फेक्शन कर देंगे। तो इसके लिए स्किनी ग्लैंड क्या करती है, इसका मेन काम है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। स्किनी ग्लैंड का जो काम है वो है पहला एंटी माइक्रोबियल एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन पहला काम। दूसरा काम इसका भी लुब्रिकेशन का ही है। तो ये पढ़ा हमने स्किनी ग्लैंड, स्किनी ग्लैंड। तो स्किनी ग्लैंड के बारे में एंटी माइक्रोबियल एक्शन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वायरस को किल कर देगा। दूसरी तरफ हमने पढ़ा था ये किसके बारे में बात हो रही थी, ये हो रही थी बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, वजाइनल ओपनिंग के पास में, और स्किनी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या करेंगे, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
किसके बारे में? इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, उससे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। तो ये आपको जो डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फंडस। यहाँ से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जा रही हैं इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जो ये अंदर को स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ पियर शेप, इसको बोलते हैं यूट्रस। पूरा का पूरा कंप्लीटली यूट्रस किसे बोलेंगे अभी बताएंगे। उससे पहले ये है हमारा सर्विक्स वाला एरिया, और यहाँ पे कुछ सर्विक्स नीचे जाके कुछ ऐसे मुड़ी रहती है। इसके बाद सर्विक्स के नीचे हमारा वजाइनल पार्ट, और यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। फैलोपियन ट्यूब आगे जाके क्या करती हैं, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। कोई बात नहीं, इनको समझेंगे अभी। क्या करती है आगे जाके, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक तो हमने पढ़ा था यूट्रस, दूसरा हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब, और थर्ड वन हमने बात करी थी ओवरी की। तो इन तीनों सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूट्रस के बारे में। यूट्रस से पहले, ठीक है, यूट्रस से पहले हम बात करेंगे वजाइना के बारे में। वजाइना के बारे में हमने बात नहीं करी। वहाँ पे हमने जो बात करी थी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो करी थी हमने केवल और केवल वजाइनल ओपनिंग की। अब ये बात को ध्यान रख लें, वजाइनल ओपनिंग ये आता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन जो ये लगभग 7 सेंटीमीटर एंटीरियरली अगर हम मेजर करते हैं वजाइनल केनाल को, तो 7 सेंटीमीटर आती है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली अगर हम इसका साइज़ लें तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर आएगा। मतलब अगर मैं पहला पार्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम पहले बात कर रहे हैं वजाइना की। तो सबसे पहले जो वजाइना का जो एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और उसको हम बोल सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे वजाइनल केनाल होती है, यानी कि वजाइना होती है। तो पहली बात, वजाइना का जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा? 45 डिग्री के एंगल पे। दूसरी बात, अगर साइज़ की बात करें तो लेंथ कितना रहेगा? एंटीरियरली अगर देखें तो 7 सेंटीमीटर, और अगर पोस्टीरियरली देखें तो 9 सेंटीमीटर। ये हो गई वजाइना की बात। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये कहलाता है सर्विक्स, और अपर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है कॉर्पस। तो देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं वजाइना के बारे में, बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो जैसा कि हमने यूट्रस के अंदर पढ़ लिया है, यूट्रस के 2 पार्ट होते हैं। पहला तो हम बोल सकते हैं कॉर्पस, और दूसरा बोल सकते हैं सर्विक्स। अब कॉर्पस के बारे में, कॉर्पस किस किस से मिलके बना हुआ है? अगर मैं कॉर्पस की बात करूं तो कॉर्पस किस किस से मिलके बना हुआ है, ध्यान देंगे तो कॉर्पस में सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंडस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फंडस। मतलब कॉर्पस के अंदर जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम शेप जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं फंडस। और फंडस का जो साइज़ है, वो होता है लगभग 1.25 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, आपको, ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये कहलाता है हमारा बॉडी। और जो सबसे छोटा पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सर्विक्स के साथ जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं इस्थमस।
तो मैंने बोला कॉर्पस में तीनों चीज़ें आती हैं, कॉर्पस में तीनों चीज़ें आती हैं, फंडस, बॉडी और स्थमस। मैंने क्या बोला, कॉर्पस के अंदर पहला फंडस, फिर बॉडी, फिर स्थमस। तो कॉर्पस के अंदर 3 पार्ट, फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा स्थमस। फंडस का साइज कितना होता है, 1.50 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर। बॉडी का जो साइज रहता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर का रहता है, तो बॉडी का साइज 3 सेंटीमीटर। और तीसरी बात, जो स्थमस है उसका जो साइज रहता है वो रहता है आपका कितना, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स का जो साइज रहेगा, पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स है दूसरा पार्ट। सर्विक्स का साइज क्या रहेगा, सर्विक्स का साइज रहेगा 3 सेंटीमीटर। वैसे इसको 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक माना जाता है। तो अब हम अगर हमको यूट्रस पूछा जाए, तो यूट्रस तो पूरा का पूरा कॉर्पस और सर्विक्स पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर कॉर्पस और सर्विक्स, कॉर्पस के अंदर फंडस, बॉडी और स्थमस। सर्विक्स कितना, सर्विक्स का साइज 2.5 से लेके कितना, 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो हमने पहला पार्ट यूट्रस के अंदर, हमने यूट्रस पढ़ा था हम दूसरा, और यूट्रस के अंदर जो सबसे पहले पढ़ा हमने, ए अगर बोले तो वो है कॉर्पस और दूसरा है बी सर्विक्स। कॉर्पस के अंदर भी अगर बात करें तो पहला पढ़ा हमने फंडस, दूसरा पढ़ा हमने बॉडी और तीसरा पढ़ा हमने स्थमस, जिनका हमने साइज बोल दिया है। तो ये पढ़ा हमने। अब आपको दिख रहा होगा सर्विक्स का जो निचला हिस्सा है, सर्विक्स का जो निचला हिस्सा है सबसे नीचे वाला, इसमें कुछ सींग की तरह स्ट्रक्चर बने हैं। जैसे सींग होते हैं गाय के, बैल के, भैंस के, इन सींग को बोला जाता है हॉर्न्स। मतलब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हॉर्न्स। कितने हैं, 1 2 3 4। मतलब सर्विक्स के अंदर ही 4 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, 4 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वजाइना से। सर्विक्स को 4 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट दी, किसको कनेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वजाइना के साथ। यूट्रस विद वजाइना। तो सर्विक्स का वो पार्ट जो किससे कनेक्ट करेगा, वजाइनल पार्ट से, यानी कि ये क्या है, वजाइना है। तो वजाइना से जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है सर्विक्स का, उसको हम बोलेंगे 4 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर इसका मैं नाम लिख दूं, इन चारों हॉर्न्स को मिला के अगर मैं बोलूं कि मैं इनका नाम रख दूं, तो इनका नाम होता है फॉर्निक्स। क्या होता है, फॉर्निक्स। इनको बोला जाता है फॉर्निक्स। क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है, सर्विक्स के अंदर जो पहला स्ट्रक्चर है और लास्ट स्ट्रक्चर भी है, इसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स। अब ये फॉर्निक्स किस काम में आता है, अभी देखते हैं। फॉर्निक्स किसका पार्ट है, सर्विक्स का ही पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो पल्सेशन चेक करते हैं हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब वजाइना के थ्रू अपने फिंगर इंसर्ट करते हैं और इनमें चेक करते हैं क्या, पल्सेशन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम क्या कर रहे हैं, पल्सेशन चेक कर रहे हैं, तो उसको एक नाम से बोला जाता है, वो उसको बोलते हैं ओशिएंडर साइन। क्या बोलते हैं उसको, ओशिएंडर साइन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक करना, क्या चेक करना, पल्सेशन होता है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जब अगर प्रेग्नेंट है फीमेल कोई, तो उसको हम बोलते हैं ओशिएंडर साइन, जो कि प्रेगनेंसी का साइन है। दूसरी चीज़, यहीं पे हम लगाते हैं पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया। पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया, पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया का मतलब है एनेस्थीसिया ड्यूरिंग, जब हम पेरिनियोटमी कर रहे हैं ना, पेरिनियम में हम जब इंसिजन लगा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एनेस्थीसिया जो लगाते हैं वो कहाँ पे लगता है, वजाइनल पार्ट के अंदर जो सर्विक्स वाला पार्ट है
उसके अंदर जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे दिया जाता है एनेस्थीसिया, जिसको बोलते हैं पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया। तो इट्स ऑल अबाउट द यूट्रस का स्ट्रक्चर। यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि यूट्रस का स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि यूट्रस में कहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, जो बेबी बनता है वो कहाँ पे बनता है। मेनली तो फंडस वाले पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। फंडस वाले पार्ट में नॉर्मली क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फंडस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फंडस, किसका, फंडस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मतलब यहीं पे जो बेबी होगा वो ग्रो करेगा, यानी कि फीटस या एम्ब्रियो जो कुछ भी बोलो आप, वो यहाँ पे ग्रो करेगा। नहीं तो अगर बाई चांस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फंडस पे नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो वो कैविटी के जो बॉडी है, बॉडी के अपर पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट में, तो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में अगर डेवलप कर रहा है तो वो भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो नॉर्मली ये दो जगहों पे पाया जाता है। इसके अलावा एंटीरियर भी हो सकता है, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर नीचे की तरफ कहीं पे भी या ये लैटरली कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होता है तो वो अबनॉर्मल है। लैटरली अबनॉर्मल है, नीचे की तरफ भी अबनॉर्मल है। बात करते हैं नेक्स्ट। इतनी बात करी हमने किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के बारे में नॉर्मल इतना ही पढ़ना है हमको कि यूट्रस क्या है। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जिसका साइज शेप के बारे में तो अभी बात करेंगे, हमने पहले उसका एनाटमी पढ़ी। एनाटमी के अंदर सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस, बॉडी और स्थमस, ये तीनों पार्ट किसके हैं, कॉर्पस के हैं। किसके पार्ट हैं ये तीनों, कॉर्पस के। कॉर्पस के अंदर आता है फंडस, बॉडी और स्थमस, और सर्विक्स के अंदर आता है ये फॉर्निक्स, पूरा का पूरा सर्विक्स, जिसमें फॉर्निक्स भी आता है। तो ये कॉर्पस और सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। ठीक है, अब हम नॉर्मल साइज, शेप और कैसे कैसे प्रेगनेंसी में कितना वेट हो जाता है, कितना साइज हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा यूट्रस के एनाटॉमी के बारे में। अब बात करते हैं यूट्रस का जो नॉर्मल शेप है। पहले लिख देता हूँ यहाँ पे यूट्रस, यूट्रस का जो नॉर्मल शेप है। तो हम बात करेंगे शेप की, यूट्रस के नॉर्मल साइज की, यूट्रस के नॉर्मल वेट की। तो नॉर्मल शेप होता है पियर शेप। पियर शेप, पियर का मतलब भी बताएंगे, पियर शेप क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म। तो आपने देखा कि यूट्रस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, और ये किसकी तरह है, एक नाशपाती की तरह, यानी कि पियर की तरह। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कैसा है, एक पियर शेप स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़, साइज़ की अगर हम बात करें तो यूट्रस की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर। बात करी थी ना वहाँ पे, ये 7.5 सेंटीमीटर कैसे है वो भी बता देता हूँ। हमने बात करी थी फंडस की जिसका साइज़ था 1.5 सेंटीमीटर। हमने बात करी इस बॉडी वाले पार्ट की जिसका साइज़ था, जिसका साइज़ कितना था, 3 सेंटीमीटर। बात हमने करी लास्ट सर्विक्स वाले पार्ट की, सर्विक्स वाले पार्ट की उसका था 2.5 सेंटीमीटर। और हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हमने बोला था स्थमस। स्थमस जो छोटा सा पार्ट था यहाँ पे उसको बोला था स्थमस, जो कि होता है 0.5 सेंटीमीटर का। तो अगर हम मान के चलें तो कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर के आसपास ये स्ट्रक्चर आएगा। और अगर 8 सेंटीमीटर भी है तो नॉर्मल है। मतलब यूट्रस की लेंथ की बात करें तो लेंथ होगी कितनी, पूरी की पूरी जो लेंथ है वो 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं लेंथ। अब अगर मैं बात करूं कि वाइड कितना है, चौड़ाई कितनी है यूट्रस की, यूट्रस जो था उसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। यूट्रस की जो चौड़ाई होती है यानी कि विड्थ, वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं कि इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है यानी कि थिकनेस, तो वो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, वो होती है थिकनेस। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, ये था हमारे यूट्रस की साइज और शेप के बारे में।
तो साइज और शेप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि लेंथ होती है 7.5, विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। याद रखने का तरीका 7.5 में से 2.5 कम कर दो 5 सेंटीमीटर, उसमें से 2.5 कम कर दो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये यूट्रस के बारे में हम याद कर सकते हैं। ये था लेंथ, ये थी विड्थ और ये थी थिकनेस। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है हमने वेट। वेट कितना होता है नॉर्मल यूट्रस का। नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है ये हो रही है नॉर्मल यूट्रस की, मतलब अभी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी से पहले। तो वेट कितना होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली जो वेट रहता है वो रहता है लगभग 50 से लेके 80 ग्राम का होता है यूट्रस। 50 से लेके 80 ग्राम का होता है यूट्रस। अगर बात करी जाए, सर यहाँ तो आपने 7.5 सेंटीमीटर लेंथ बताई, अगर लेंथ और थिकनेस वगैरह का पूछा जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी होगी लेंथ वगैरह, तो 36 या 35 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का जो साइज़ है वो 35 सेंटीमीटर हो जाता है। अब वेट भी बताओ फिर प्रेगनेंसी में वेट कितना होता है, तो वेट आपको याद रखना है लगभग 900 से लेके 1000 ग्राम तक इसका वेट हो जाता है, जो कि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में केवल 50 से 80 ग्राम का था। ठीक है, तो ये तो हो गई बात शेप की, साइज की, वेट की। तो नॉर्मली फीटस के हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं यूट्रस की लाइनिंग के बारे में। ये यूट्रस किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो यूट्रस मिलके बना है हमारे, ये सपोज हमारा यूट्रस है। यूट्रस की होती है 3 लाइनिंग। सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, फिर इसके बाहर वाली लाइनिंग और फिर इसके सबसे बाहर वाली लाइनिंग। कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे बाहर वाली तो है पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको बोलते हैं, एंडोमेट्रियम को, यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को बोलते हैं डेसिडुआ। क्यों बोला जाता है डेसिडुआ, का मतलब है वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर जो सेपरेट हो जाए। तो मतलब क्या है समझते हैं, ये अंदर वाली जो लाइनिंग है ये पूरी की पूरी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये पूरी स्ट्रक्चर अगर मतलब एंडोमेट्रियम क्या पूरी की पूरी बाहर आ जाती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। एक्चुअली एंडोमेट्रियम की भी 2 और लाइनिंग्स होती हैं। एंडोमेट्रियम भी 3 लाइनिंग से बना होता है। एक तो ब्लैक वाली दिख रही है आपको, एक रेड वाली दिख रही है और एक जो सबसे अंदर दिख रही है ग्रीन वाली। ये तीनों लाइनिंग किसकी हैं? एंडोमेट्रियम की 3 लाइनें हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बोला कि एंडोमेट्रियम भी 3 लाइनिंग्स में डिवाइड रहता है। जो सबसे अंदर है ग्रीन वाली, मतलब उसको मैं बोल सकता हूँ इनर मोस्ट लाइनिंग। उसके बाद जो लाइनिंग है उसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा मैं इसको, मिडिल वाली लाइन। और सबसे बाहर वाली जो ब्लैक वाली दिख रही है इसको मैं बोलता हूँ आउटर मोस्ट लाइन, आउटर लाइन। तो एंडोमेट्रियम की भी 3 लाइनें हैं फर्दर, जिसमें है सबसे अंदर वाली, मिडिल वाली और बाहर वाली। तो सबसे अंदर वाली जो लाइन है, सबसे इनर मोस्ट, इसका नाम है डेसिडुआ कॉम्पैक्टा। क्या है इसका नाम? डेसिडुआ कॉम्पैक्टा। मिडिल वाली जो लाइन है उसका नाम है डेसिडुआ स्पॉन्जिओसा, डेसिडुआ स्पॉन्जिओसा। और जो सबसे बाहर वाली ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है एंडोमेट्रियम की, उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस। बेसिलिस बोला जाता है, डेसिडुआ बेसिलिस बोला जाता है सबसे अंदर की लाइनिंग को, बेसल लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? बेसल लाइन। बना देता हूँ,
सबसे अंदर वाली जो ग्रीन वाली है इसको तो यहीं पे लिख देता हूँ, इसका नाम है जोना कॉम्पैक्टा। क्या है इसका नाम? जोना कॉम्पैक्टा या डेसिडुआ कॉम्पैक्टा, क्या बोल सकते हैं? डेसिडुआ कॉम्पैक्टा। मिडिल वाली जो लाइन है इसको रेड से ही लिखेंगे, तो मिडिल वाली लाइन का नाम हमने बोला था डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा। डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा। तीसरी बात अगर हम करें तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाली लाइनिंग को, जो ब्लैक वाली लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की सबसे बाहर वाली लाइन को डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो अंदर वाली, मिडिल वाली और बाहर वाली एंडोमेट्रियम के बारे में हमने पढ़ लिया। तो जो म्यूकस सिक्रीशन करती है, ये लाइनिंग क्या करती है? म्यूकस सिक्रीशन करती है। तो अब ये हमें समझना था कि डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम को हमने डेसिडुआ तो बोला था, और डेसिडुआ का मतलब है वो ऑर्गन जो सेपरेट हो सकते हैं। सॉरी तो मैंने बोला था डेसिडुआ उसको बोलेंगे जो सेपरेट हो सकता है। तो सेपरेट होने वाली स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियम थी, लेकिन क्या ये तीनों लेयर सेपरेट होंगी? नहीं, इनमें से केवल जो रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, यानी कि डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा और डेसिडुआ बेसिलिस, ये जो लाइनिंग है अंदर की, इनको बोलते हैं फंक्शनल लेयर। अगर मैं साथ में दोनों को बोलूं तो साथ में एक नाम बोलूंगा फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर। और फंक्शनल लेयर क्या होती हैं? फंक्शनल लेयर ही इसलिए बोला गया है कि ये सेपरेट हो सकती हैं। इन्हीं पे जाके जो इम्प्लांटेशन होता है केवल और केवल कॉम्पैक्टा और स्पॉन्जियोसा में होता है, और ये क्या करती है? यहीं पे प्लेसेंटा के साथ में मिल के बाहर आ सकती है। और डेसिडुआ बेसिलिस की खासियत ये होती है, इन दोनों को बनाता ही डेसिडुआ है। मतलब जो बेसल वाली लेयर है, ब्लैक वाली लेयर है, वही इन दोनों को बनाती है। नहीं तो ये सेपरेट हो जाएंगे, दोबारा कैसे बनेंगे? कौन बनाएगा? तो डेसिडुआ बेसिलिस ही बनाती है डेसिडुआ स्पॉन्जियोसा को, डेसिडुआ कॉम्पैक्टा को। डेसिडुआ कॉम्पैक्टा को कौन बनाता है? बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, इतनी बात हमने यूट्रस के बारे में कर ली। ये भी पढ़ लिया कि यूट्रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी कि फीटस कहाँ पे बनता है। अगर पूछा जाए इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर में होता है, तो आप बोल सकते हैं डेसिडुआ बेसिलिस की, डेसिडुआ कॉम्पैक्टा और स्पॉन्जियोसा के अंदर होता है। अगर केवल कॉम्पैक्टा दिया हो, मतलब अगर दोनों में से भी पूछा जाए, दो ऑप्शन हो एग्जाम में कि कॉम्पैक्टा या फिर स्पॉन्जियोसा, तो आपको आंसर देना है कॉम्पैक्टा, क्योंकि सबसे अंदर वाली लाइनिंग तो यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं यूट्रस की कुछ अबनॉर्मलिटीज के बारे में। ये तो था हमारा नॉर्मल यूट्रस। अब बात करेंगे नॉर्मल यूट्रस की कुछ अबनॉर्मलिटीज के बारे में। तो अब एक यूट्रस देखिए, ये सपोज मैं एक यूट्रस बना रहा हूं, यहां से सर्विक्स, यहां से वजाइनल पार्ट। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये डोम शेप स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हमारी फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है। आपको दिख रहा है कि केवल और केवल यूट्रस का एक ही साइड डेवलप हुआ है। यूट्रस का अगर एक ही साइड डेवलप हुआ हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस का मतलब क्या है कि यूट्रस का केवल एक ही साइड क्या हो पाता है? डेवलप हो पाता है। और हम पढ़ रहे हैं यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज के बारे में, यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज के बारे में, यानी कि अनोमलीज के बारे में। ये कैसे होता है? ये जेनाइटल डिफेक्ट यानी कि कंजेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब फीमेल बेबी के पहले से ही जब वो बर्थ में थी उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो अगर एक ही साइड का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब केवल और केवल एक ही इधर को बन रखा है, तो उसको बोलेंगे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब बना तो दूसरी साइड भी था, दूसरी बात करेंगे। पहला तो यूनिकॉर्नुएट था, दूसरा यूट्रस कैसे होता है? नॉर्मली तो यूट्रस ऐसे ही रहता है, यहाँ पे डोम शेप स्ट्रक्चर। अब किसी किसी यूट्रस में क्या होता है, हल्का सा फंडल वाला जो पार्ट पड़ा था हमने, उसमें हल्का सा डिप्रेशन आ जाता है, और इसी डिप्रेशन को बोलते हैं आर्क्यूएट। क्या बोलते हैं? ARQUATE।
ATE, आर्क्यूएट यूट्रस। आर्क्यूएट यूट्रस बोला जाता है इस पार्ट को। आर्क्यूएट यूट्रस मतलब हल्का सा फंडल डिप्रेशन। अगर मैं बात करूं एक लाइन में तो फंडल डिप्रेशन रहता है इसमें, और इससे प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हल्का सा डिप्रेशन है फंडल पार्ट पे तो उसको बोलते हैं आर्क्यूएट यूट्रस और फंडल का डिप्रेशन। तो फंडल में हल्का सा डिप्रेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी की जो यूनिकॉर्नुएट था उसमें भी फर्क पड़ेगा, मतलब अबॉर्शन हो सकता है और बाकी की कंडीशन भी हो सकती है। अब हमने आर्क्यूएट यूट्रस भी पढ़ लिया और यूनिकॉर्नुएट भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। सपोज अब हमारा दोनों साइड डेवलप भी है, दोनों साइड डेवलप तो हुआ है, लेकिन ये फंडल डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा नीचे तक आ गया। फंडल डिप्रेशन कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हुआ कि जो यूट्राइन की जो कैविटी थी, मतलब ये बॉडी वाला जो पार्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाला पार्ट और एक तो ये वाला पार्ट। ये काफ़ी नीचे तक आ जाता है कुछ इस तरीके से, मतलब यूट्रस की कैविटी दो भागों में बट रही है, तो उसको बोल देते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस मतलब यूट्रस कैविटी के अंदर दो कैविटी का बनना, दो कैविटी का बनना। और इसमें अगर एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा, इसमें बन कैसे जाता है, जैसे हार्ट शेप कुछ ऐसे बनता है ना, हार्ट शेप की तरह यूट्रस हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ट शेप। तो दो बाइकॉर्नुएट इसलिए बोलते हैं, दो कैविटीज बन जाती हैं यूट्रस के अंदर, उसको बोला जाता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस या फिर हार्ट शेप यूट्रस। हार्ट शेप यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बात करते हैं नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी की। तो नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी क्या है, फंडस पार्ट इतना नीचे आ गया कि इसने क्या कर दिया, फंडस पार्ट इतना नीचे आ गया कि इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। दो कैविटी तो बना दी, लेकिन बीच में एक सेप्टम बन गया। कैविटी तो दोनों में बन रही थी, बाइकॉर्नुएट में भी, लेकिन बाइकॉर्नुएट में आधे तक ही स्ट्रक्चर आ रहा था ये, लेकिन इसमें क्या बन गया, पूरा का पूरा एक सेप्टा क्या कर देता है, दो यूट्राइन कैविटी के बीच में आ जाता है। मतलब सेप्टा फॉर्म्स बिटवीन द कैविटी। आप समझ गए होंगे, जो बाइकॉर्नुएट था उसमें इतना लंबा सेप्टा नहीं था, लास्ट कॉर्नर ऑफ द यूट्रस तक नहीं था, सर्विक्स स्टार्ट हो गया, सर्विक्स तक नहीं था। तो सर्विक्स से ही, सर्विक्स तो एक ही है लेकिन उसके बाद दो कैविटीज बन गई, उसको हम बोलते हैं, और बीच में बन गया सेप्टा। तो सेप्टा फॉर्म हो जाता है जिस वाले यूट्रस के अंदर, उसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। और ये भी क्या है, अबनॉर्मल कंडीशन, सेप्टेट यूट्रस। तो ये था हमारा अबनॉर्मलिटी के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिकॉर्नुएट। यूनिकॉर्नुएट का मतलब क्या था, एक ही कॉर्नर का, एक ही साइड फॉर्म होना। दूसरा हमने बोला आर्क्यूएट यूट्रस। आर्क्यूएट का मतलब क्या था, हल्का सा डिप्रेशन होना, आर्क्यूएट। तीसरा हमने पढ़ा बाइकॉर्नुएट। बाइकॉर्नुएट का मतलब जो कैविटी बन रही है वो दो कैविटी बन रही हैं। चौथा हमने बोला कि अगर बीच में सेप्टा बन जाए तो इसको बोलेंगे सेप्टेट यूट्रस। क्या बोलेंगे इसको, सेप्टेट यूट्रस। और सेप्टेट यूट्रस के बाद क्या होगा, अगर यहां पे क्या होगा, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अभी तक तो सर्विक्स था एक ही, मतलब अब मैं सर्विक्स को कुछ अलग तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। तो अब ये तो था, अगर मैं सिंपली भी बनाऊं, अगर मैं सिंपली बना दूं, इसको और सिंपल बना दूं, तो यहां तो नीचे क्या था, सर्विक्स था। तो सेप्टेट यूट्रस में सर्विक्स तो एक ही रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में सर्विक्स तो एक ही रहता है। लेकिन अब एक और ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, सर्विक्स भी दो होती हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऊपर कॉर्नर तो दो होते हैं, साथ में साथ ये इनकी सर्विक्स भी अपनी अपनी अलग हो जाती है। अभी तक सर्विक्स भी एक थी, वो कंडीशन जिसमें
सर्विक्स भी क्या हो जाए, डिडिफिक कंडीशन बोलते हैं उसको, यानी कि डबल यूट्रस भी बोला जाता है। दूसरा नाम है उसका डबल यूट्रस। डबल यूट्रस का मतलब है जो यूट्राइन की कैविटीज हैं वो तो दो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे सर्विक्स है वो भी इनके अलग अलग बन चुके हैं। सर्विक्स भी क्या हो चुके हैं, अलग अलग बन चुके हैं। तो डिडिफिलिक यूट्रस में हम यानी कि डबल यूट्रस में लिख सकते हैं, इसमें दो कैविटीज बन जाती हैं प्लस दो क्या बन जाते हैं, सर्विक्स भी दो होते हैं। दो सर्विक्स बन जाते हैं और दो कैविटीज बन जाती हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं डिडिफिक यानी कि डबल यूट्रस कंडीशन। तो हमने ये पढ़ा है यूट्राइन अनोमली, नॉर्मल यूट्रस में क्या होता है और अबनॉर्मल कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अब हमने यूट्रस के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब को शुरू करने से पहले इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब तो देख लेते हैं, फिर से एक बार यूट्रस को बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला था ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम शेप। इसके पास में जो जुड़े हुए हैं ऑर्गन, उसको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा हो गया यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब लास्ट में जाके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रही थी, यहाँ पे भी बना देते हैं। इनका नाम क्या बोलते हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है साल्पिंग्स। साल्पिंग्स भी बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम। तीसरा नाम अगर पूछा जाए तो ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको। चौथा नाम अगर पूछा जाए तो यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है। तो ये इसके नाम है। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दोनों साइड बराबर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं बने हैं, कोई बात नहीं। सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट का जो साइज होता है वो होता है 1.25 सेंटीमीटर। दूसरी बात इसके बारे में खास बात क्या है, इंटरस्टिशियल पार्ट सबसे पहला पार्ट है। दूसरी खास बात, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज, क्या नाम है इसका, इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं इसको। इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट बात इसके बारे में क्या है, सबसे नैरो पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहां से इसका सबसे नैरो पार्ट है। तो इसका डायामीटर होता है सबसे कम, फैलोपियन ट्यूब में सबसे कम डायामीटर लगभग 1 mm का, 1 mm का इसका डायामीटर होता है, मतलब बहुत नैरो पार्ट होता है। तो नैरोएस्ट पार्ट भी बोलते हैं इसको, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नैरो तो बोलते ही है, साथ में साथ सबसे छोटा पार्ट भी यही है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट भी इसको फैलोपियन ट्यूब का बोला जाता है, स्मॉलेस्ट पार्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो रीज़न है, इंटरस्टिशियल पार्ट के बाद, इंटरस्टिशियम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है इस्थमस। ये भी क्या कहलाता है, इस्थमस। यूट्रस के अंदर भी इस्थमस था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी इस्थमस है। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस यूट्रस के अंदर सबसे छोटा पार्ट था इस्थमस, ये वाला जो 0.5 सेंटीमीटर का था। इस्थमस के बारे में क्या खास बात है, 2.5 सेंटीमीटर का ये होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जोड़ता है इंटरस्टिशियम को और नेक्स्ट वाले पार्ट को। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है जो काफ़ी हमको मोटा तगड़ा दिख रहा है और काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है। इंट्रा क्या बोला मैंने इसको, इस्थमस वाले पार्ट को 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। उसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला पार्ट के बारे में खास बात क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का है ये, सबसे लार्जेस्ट पार्ट। कितना है फिर इसका साइज, अगर साइज पूछा जाए, एम्पुला का अगर साइज पूछा जाए तो साइज है इसका 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर।
अगर इसका डायामीटर पूछ लें तो सबसे चौड़ा पार्ट भी यही है। डायामीटर कितना होता है इसका? डायामीटर होता है इसका 6 से लेके 8 mm तक, जबकि इंटरस्टिशियम पार्ट का सबसे कम था 1 mm। इसके बारे में एम्पुला वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। ओवम आके यहीं पे रुकता है, किसको? स्पर्म के लिए यहीं पे आके रुकता है ओवम। ठीक है, ये स्पर्म है, ओवम यहीं पे रुकता है और यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है एम्पुला वाले पार्ट में। आया हुआ है पिछले 4-5 एग्जाम में। सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो एम्पुला। डायमीटर सबसे ज़्यादा किसका है? तो एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो एम्पुला। लास्ट पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, जैसे घर में कीप होती है, कीप की तरह कुछ ऐसे झुका हुआ नीचे को, जैसे कीप होती है तेल वगैरह डालते हैं जिससे, उसको बोलते हैं फनल। क्या बोलते हैं उसको? कीप को क्या बोला जाता है? फनल। तो इसका नाम भी कुछ ऐसे ही है। एम्पुला के बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम क्या होता है? इनफंडीबुलम लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इसके बारे में पहला तो इसका शेप कैसा होता है? फनल शेप कुछ इस तरीके से ही होता है ना, फनल शेप। तो फनल यहाँ पे कीप है सपोज, तो इसी तरीके से ये क्या होता है हमारा? इनफंडीबुलम वाला पार्ट होता है। इनफंडीबुलम LAM। साइज पूछा जाएगा इसका, खास बात साइज। तो साइज आपको याद रखना है 1.25 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान है। जितना इंटरस्टिशियम का साइज था उतना ही लेंथ इसकी भी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट तो सर आपने इंटरस्टिशियम पार्ट को बोल दिया। इसको क्यों नहीं बोला? इसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका डायामीटर आपको दिख रहा होगा, इसका डायामीटर ज़्यादा है। डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से स्मॉलेस्ट पार्ट भी नहीं बोला जाता इसको। बराबर होने के बावजूद भी स्मॉलेस्ट पार्ट बोला जाता है इंटरस्टिशियल यानी कि इंट्राम्यूरल पार्ट को। ठीक है, तो सर एक शॉट में बता दो कि अब इसका साइज कितना हो गया। तो मैंने सबसे पहले बोला ये वाला पार्ट था हमारा इंटरस्टिशियम, इसका बोला था 1.25 सेंटीमीटर। फिर दूसरा बोला था मैंने 2.5 सेंटीमीटर जो होता है इस्थमस। तीसरा एम्पुला वाला पार्ट बोला था 5 सेंटीमीटर। चौथा इनफंडीबुलम वाला बोल रहा हूँ 1.25 सेंटीमीटर। तो फेलोपियन ट्यूब का अगर टोटल लेंथ कोई पूछ ले तो उसको बता देना 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 10 सेंटीमीटर होती है फेलोपियन ट्यूब का साइज। डायामीटर कोई पूछे तो कहाँ का पूछेगा? अगर स्पेसिफिक पार्ट का पूछे तो आपको 1 mm बताना है इंटरस्टिशियम का। इनफंडीबुलम का अगर कोई पूछ ले, डायामीटर इनफंडीबुलम का भी कोई पूछ सकता है, तो इनफंडीबुलम का डायामीटर होता है कितना? होता है लगभग 5 से लेके 6 mm का। तो 6 mm तक हमारा क्या होता है? इनफंडीबुलम का डायामीटर होता है। तो ये बात करी हमने फेलोपियन ट्यूब की। अब एक और चीज़ आती है, इसके अंदर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट, एक तो होते हैं सीलियरी सेल्स। क्यों होते हैं ये? अब देखो ओवम, ये जो ओवम आया है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये ओवम होता है इमोटाइल, मतलब ये चल फिर नहीं सकता। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ सेल्स बनी होती हैं ऐसे, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हल्के से स्लाइरी मूवमेंट करते हैं और इस ओवम को यहाँ से यहाँ धक्का मारते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ कहाँ भेज देते हैं? उल्टा कर लिया हमने। तो यहाँ की तरफ से आएगा और कहाँ भेज देंगे? यहाँ पे यूट्रस की तरफ को आएगा। तो ये स्लाइरी मूवमेंट करके इसको यूट्रस में भेज देते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो इन सीलियरी सेल्स का काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना, मूवमेंट का, जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियरी सेल्स पाई जाती हैं। एक और सेल्स पाई जाती हैं जिनको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ये और सेल भी पाई जाती हैं सीलियरी सेल के अलावा पूरे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इनको बोला, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक और सेल होती है जिसको नाम से जानते हैं पैग सेल्स के नाम से। पैग सेल्स क्या होती हैं? ये जो ओवम बना है, ये ओवम जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसको? जो भी ओवम है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, oocyte है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन? ये जो पैग सेल्स होते हैं। तो ये बात करी हमने फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब के
अलग अलग पार्ट्स की। तो सबसे पहले हमने पार्ट कौन सा वाला बोला, सबसे पहले बात करी हमने इंटरस्टिशियम के बारे में, स्टिशियम के बारे में, इंटरस्टिशियम के बारे में पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में हमने करी, इंटरस्टिशियम के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा, वो है हमारा कौन सा, इस्थमस वाला पार्ट। इस्थमस के बाद हमने जो तीसरा जो चौड़ा वाला पार्ट पढ़ा था उसको हमने बोला एम्पुला। एम्पुला के बाद लास्ट वाला पार्ट क्या था, वो था हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। तो इंटरस्टिशियम का जो साइज था वो था 1.25 सेंटीमीटर, इस्थमस का जो था वो था 2.5 सेंटीमीटर, एम्पुला सबसे बड़ा पार्ट और सबसे डायमीटर ज़्यादा 5 सेंटीमीटर, इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर। तो टोटल लगा के अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के आसपास आएगा ये। तो हम ये कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का साइज 10 सेंटीमीटर होता है। 7 से लेके 12 तक रहता है वैसे, लेकिन नॉर्मल हम 10 कह सकते हैं एक वैल्यू में। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हमने पढ़ना है फिम्बरी के बारे में, तो यहीं पे देख लेते हैं फिम्बरी के बारे में भी, यहीं पे पढ़ लेते हैं फिम्बरी के बारे में भी। अब जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहां पे बना देता हूं। हमने बोला यहां से ये गया था पाइप, यहां से इनफंडिबुलम था। इनफंडिबुलम आगे जाके कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, जिनको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं जिनको, फिम्बरी। फिम्बरी भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और कितने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 15 से लेके 20 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इनमें एक सबसे बड़ी फिम्बरी होती है कुछ इस तरीके से, 15 से 20 फिम्बरी में एक सबसे बड़ी फिम्बरी होती है, उसको ग्रेटर फिम्बरी भी बोलते हैं। ग्रेटर फिम्बरी भी बोलते हैं, जो सब, ग्रेटर का मतलब सबसे बड़ी, या उसको दूसरे नाम से जानते हैं ओवेरियन फिम्बरी। ओवेरियन फिम्बरी के नाम से भी जानते हैं उसको। हमने क्या बोला कि फिम्बरी का साइज, ग्रेटर फिम्बरी और ओवेरियन फिम्बरी क्या होती है, फिम्बरी जो 15 से 20 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के एंड पार्ट पे, उसमें से एक बड़ी सी फिम्बरी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर फिम्बरी या फिर ओवेरियन फिम्बरी। क्या काम होता है ग्रेटर फिम्बरी और ओवेरियन फिम्बरी का, इसका काम होता है यहाँ पे हमारा कहीं पे ओवरी प्रेजेंट रहती है इस तरीके से। यूट्रस की जो बॉडी थी, बॉडी से लगी हुई रहती है हमारी ओवरी, और ओवरी से कनेक्टेड रहती है ग्रेटर फिम्बरी। तो ग्रेटर फिम्बरी क्या होती है, फिम्बरी का एक पार्ट जो ओवरी से कनेक्टेड रहती है, इसीलिए इसको ओवेरियन फिम्बरी भी बोलते हैं, ओवरी से कनेक्टेड रहती है। तो इट्स ऑल अबाउट दी फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट फिम्बरी था और वो ओवरी से जुड़ा हुआ था। काम क्या होता है इसका, ग्रेटर फिम्बरी का, जो ओवम होते हैं ओवम को रिसीव करने का, ओवरी से कनेक्टेड रहती है और ओवम को रिसीव करती है, ओवम को रिसीव करती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं 1 मिनट में। फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको बोला हमने, क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि ओवरी यूट्रस से लगा हुआ पार्ट है। और अब ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मिडिल वाला पार्ट और एक होता है आउटर। सपोज ये मिडिल वाला पार्ट है और इसके बाहर जो भी पार्ट है वो आउटर है। तो ओवरी के 2 पार्ट होते हैं, पहला आउटर और दूसरा इनर, यानी कि मिडिल वाला पार्ट। मिडिल और आउटर, आउटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और मिडिल पार्ट का जो नाम होता है मिडिल से मेड्यूला, तो मेड्यूलरी पार्ट या मेड्यूला बोला जाता है ओवरी के मिडिल वाले पार्ट को। खास बात क्या है इसके बारे में, जो ओवरी का साइज है, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी होती है, वो होती है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवरी का जो साइज है वो होता है 3 सेंटीमीटर।
ओवरी की जो विड्थ है कुछ इस तरीके से वो कम होती है, मैंने बड़ा बना रखा है, तो वो होती है 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 2 सेंटीमीटर वाइड हो गया, और थिकनेस भी होती है कुछ, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया इसकी थिकनेस होगी। ओवरी के बारे में दो बातें, पहला स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में बटा हुआ है, साइज है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है यहीं पे आपके बनते हैं oocyte। यहाँ पे क्या बनते हैं, oocytes बनते हैं, या oocytes को हम बोल सकते हैं फॉलिकल्स। क्या बोल सकते हैं, फॉलिकल्स, क्योंकि ओवरी के अंदर कुछ भी, ओवरी की सेल्स का नाम ही फॉलिकल्स है। जो oocyte बनते हैं वो इन्हीं फॉलिकल्स से आगे जाके क्या बनते हैं, oocyte बनते हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो मैं बोल सकता हूं कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स मतलब ओवरी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेड्यूला वाले पार्ट में क्या होता है फिर, मेड्यूला वाले पार्ट में कुछ नहीं होता, मेड्यूला वाले पार्ट के अंदर होता है ब्लड वेसल्स, वस्कुलर सिस्टम, मतलब आर्टरी और वेन्स, जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिडिल वाले पार्ट को मिलती है ओवरी के मेन, ठीक है, जो जहाँ पे वेसल्स कैपिलरीज कनेक्टेड हैं वो है मिडिल वाला पार्ट। तो मिडिल वाले पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेड्यूला पार्ट। और मेड्यूला के पास में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं ब्लड वेसल्स। ओवरी का साइज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब लास्ट हमारे पास बचता है कि पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन सी वहाँ पे आर्टरी जुड़ी रहती है और कौन सी नर्व जुड़ी रहती है। ये तो हो गया ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में केवल दो ही चीज़ें कि इसके अंदर oocyte बनता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं, कॉर्टेक्स वाला पार्ट बाहर वाला, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला कहलाता है। अंदर वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स, बाहर वाले पार्ट में फॉलिकल्स। तो ये था ओवरी के बारे में ओवरव्यू। अब कुछ लिगामेंट्स होते हैं हमारे यूट्रस के, कुछ नर्वस सिस्टम भी है कि कौन से नर्व्स यहाँ पे रहती है, तो नर्व्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रहती है। तो अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो करती हैं यूटेराइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। और ओवरी के अंदर जो करती है ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी का पार्ट है, और ओवेरियन आर्टरी जो आती है वो अब्डोमिनल अरोटा का ही पार्ट है। अब्डोमिनल अरोटा जो आगे आती है वो आगे आके ओवेरियन आर्टरी में से, मतलब एक पार्ट ओवेरियन, जैसे ये अब्डोमिनल अरोटा आई और आगे जाके इसने एक पार्ट दे दिया ओवरी को, ओवेरियन आर्टरी कहलाएगी। ऐसे ही इंटरनल इलियक पार्ट, इंटरनल इलियक पार्ट यूट्रस को सप्लाई करता है, तो अंदर जाके वो क्या कहलाती है, यूट्राइन आर्टरी कहलाती है। अब पूछा जा सकता है, ये तो हो गया ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बारे में। अब नर्व सप्लाई भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नर्व, कौन सी स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे सप्लाई करती है। तो आपको याद रखना है यूट्रस में नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में क्या है कि सबसे पहले तो अगर सिंपैथेटिक की बात करें, अगर हम सिंपल सा बात करें यूट्रस में कौन कौन सी नर्व होती हैं, तो आपको याद रखना है T10 से लेके L1 तक और L2 तक। T12 से लेके L1 L2 तक जो नर्व्स रहती हैं वो यूट्रस को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा पेरिनियल पार्ट को भी S1 सैक्रम वाला जो रीजन है, S1 S2 S3 वाला, ये भी क्या करता है, सप्लाई करता है। अगर एक वर्ड में बोलें इसको तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको प्यूडेंडल नर्व कहते हैं, प्यूडेंडल नर्व। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी नर्व को जो पेन वगैरह लेके जाती है, इसीलिए जब हम पेरिनियम में इंसिजन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरिनियल नर्व को, जो हमने बोला था फॉर्निक्स के अंदर हम एनेस्थीसिया लगा रहे थे, तो वो इसी नर्व को ब्लॉक किया जाता है, इसी नर्व को ब्लॉक किया जाता है जिससे कि जो एपिजियोटमी के टाइम पे पेन ना हो। तो यही नर्व होती है जिसको हमें ब्लॉक करना होता है। तो ये था हमारा यूट्रस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, यूट्रस हो गया। अब हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में, यूट्राइन लिगामेंट। किसके बारे में, यूट्राइन लिगामेंट्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं यूट्राइन लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट एक्चुअली ये टॉपिक
काफ़ी टिपिकल लगता है, तो देखते हैं इसको हम कितना सिंपल कर पाते हैं और कितना समझा पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये सपोज मैं बना रहा हूँ फिर से, यूट्राइन पार्ट है, तो ये है हमारा यूट्रस। अब हमने पढ़ने हैं लिगामेंट्स। तो सबसे पहले तो यूट्रस को जो होल्ड करके रख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, उनको हम लिगामेंट्स बोल रहे हैं। अब लिगामेंट्स भी दो तरीके के हैं हमारे यूट्रस में। एक तो है पेरिटोनियल लिगामेंट। पेरिटोनियल लिगामेंट, पेरिटोनियल लिगामेंट डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते यूट्रस को। कैसे नहीं करते, समझ लेते हैं। सपोज ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के आगे से ही ये वाला पार्ट क्या होता है, ये हमारा ब्लैडर है, और इसके पीछे रहता है रेक्टम वाला पार्ट। तो आगे से है ब्लैडर, बीच में है यूट्रस और सबसे पीछे है रेक्टम। इसको हम ब्लैडर, तो हमारी यहाँ पे है पेरिटोनियल लेयर। अब्डोमेन के पास में क्या होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है। तो ये पेरिटोनियल लेयर क्या करती है, कुछ ऑर्गन्स को कवर करने की कोशिश करती है, कुछ इस तरीके से। इसने यूट्रस को कवर करने के लिए सबसे पहले आगे वाले स्ट्रक्चर, यूट्रस के आगे होता है ब्लैडर, यूट्रस के आगे होता है ब्लैडर एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे होता है रेक्टम। तो पेरिटोनियम की लेयर, पेरिटोनियम की लेयर की जो लिगामेंट है, ये पेरिटोनियम का जो लिगामेंट है, ये एंटीरियर साइड से भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यूट्रस को, इनडायरेक्टली कर रहा है, यही हम बात करते हैं। और पोस्टीरियर साइड पे भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं, यूट्रस को जो सपोर्ट कर रहा है पेरिटोनियल लिगामेंट में, दो चीज़ें हैं। जो आगे की तरफ से पेरिटोनियम की लेयर कवर कर रही है, ब्लैडर को कवर कर रही है, उसकी वजह से एक लिगामेंट बन रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ब्लैडर का दूसरा नाम है वेसिकल। तो वेसिको यूटेराइन लिगामेंट बोल सकते हैं इसको, वेसिको यूटेराइन लिगामेंट। दूसरा नाम इसका एंटीरियर लिगामेंट, आगे की साइड से कर रहा है इसीलिए एंटीरियर लिगामेंट। दूसरा नाम वेसिको यूट्राइन लिगामेंट। दूसरी बात अगर हम बोलें तो अब क्या, पीछे की साइड से भी तो लिगामेंट बन रहा है पोस्टीरियर एंड पे। तो पोस्टीरियर एंड पे जो लिगामेंट बन रहा है, पोस्टीरियर एंड पे जो लिगामेंट बन रहा है उसको बोलेंगे रेक्टो, पीछे रेक्टम है, और रेक्टो वजाइनल लिगामेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, रेक्टो यूट्राइन लिगामेंट, रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट। डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते पेरिटोनियल लिगामेंट, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेरिटोनियम है। अब आपने सुना होगा एक ब्रॉड लिगामेंट किसे बोलते हैं, तो वो भी एक पेरिटोनियम का ही पार्ट होता है। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, सपोज ये यूट्रस है, तो यहाँ से कुछ पेरिटोनियम की लेयर जाके यूट्रस को दोनों साइड से कवर करती है। ये तो आपको आगे से दिख रहा है, लेकिन इसी तरीके से पीछे से भी कवर करके यहाँ कहीं पे मिल जाती है, मतलब दोनों तरीके से कवर कर देती है, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो लिगामेंट है, ये वाले जो लिगामेंट हैं जो यूट्रस को आगे और पीछे दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट, एंटीरियर लिगामेंट पढ़ लिया था, इनको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्योंकि काफ़ी बड़ा लिगामेंट है तो इसीलिए बोला जाता है ब्रॉड लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट हो गए हमारे यूट्रस के। इसके बाद अब पढ़ते हैं मेन कौन से लिगामेंट है, मुख्य रूप से कौन से लिगामेंट देखने को मिलेंगे। तो पहला हमारा जो लिगामेंट होगा, तो पहला लिगामेंट है, उनको जो लिगामेंट डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं वो होते हैं फाइबर के। तो फाइब्रस लिगामेंट बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है, फाइब्रस लिगामेंट बोला जाता है। फाइब्रस लिगामेंट वो लिगामेंट हैं जो यूट्रस को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लिगामेंट है डायरेक्ट कौन सा है, वो है राउंड लिगामेंट। अब आप सोचोगे राउंड लिगामेंट कहाँ है, ब्रॉड लिगामेंट तो था, इसके अलावा एक लिगामेंट क्या करता है, ऐसे राउंडली दोनों साइड से यूट्रस को दोनों साइड से ऐसे होल्ड करके रखता है। इस लिगामेंट को बोलते हैं राउंड लिगामेंट। कहाँ से कहाँ तक, राउंड लिगामेंट डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, यूट्रस को होल्ड कर रहा है, मतलब कॉर्नुआ वाले पार्ट से, कॉर्नुआ मतलब कॉर्नर वाले पार्ट से, कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस से लेके कहाँ तक, यहाँ कहीं लेविया मेजोरा होगा, लेविया माइनोरा होगा, अप टू लेविया मेजोरा तक, लेविया मेजोरा तक होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। दूसरी खास बात क्या है, राउंड लिगामेंट दोनों साइड से होता है। दूसरा फाइब्रस लिगामेंट क्या है, उनको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ कहीं पे हमारा ओवरी था, यहाँ पे हमारा ओवरी था कहीं पे,
तो ओवरी को भी एक लिगामेंट होल्ड करके रखता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी को होल्ड करके रखता है यहाँ पे, इनफंडिबुलम से होते हुए जाता है ये, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट जो ओवरी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ओवरी को होल्ड क्या केवल एक ही लिगामेंट करता है? नहीं, एक लिगामेंट जो यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे डंडा ये जो लगा हुआ है इस पे, जिसको ओवरी को डायरेक्ट होल्ड कर रहा है जो, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी को दो तरीके से होल्ड हो रही है ओवरी, एक तो मेन जो होल्ड कर रहा है ओवेरियन लिगामेंट, दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि इनफंडिबुलम को भी होल्ड कर रहा है आगे जाने तक। तीसरी बात, अब बात कर लेते हैं, सपोज ये आपका पेल्विक, जो पेल्विस पढ़ते हैं हम, पेल्विस का कौन सा पार्ट है? आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट है, और ये पीछे सैक्रम वाला पार्ट है। बीच में हमारा यहाँ कहीं पे सर्विक्स होगा, मतलब यूट्रस तो उसी पेल्विक ऑर्गन है, तो यूट्रस कहीं बीच में होगा, तो इसको हम समझ लेते हैं सर्विक्स वाला पार्ट है। आगे से है पेल्विस, आगे से है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस आपको पता है, जहाँ पे पेल्विस आगे आके जुड़ती है, मर्ज होती है, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। और पीछे वाला जो पार्ट दिखता है आपको, वो होता है सैक्रम। तो इसमें हम जो लिगामेंट पढ़ रहे हैं, मेन लिगामेंट, वो सबसे पहला जो कार्डिनल लिगामेंट आपने सुना होगा, एक कार्डिनल लिगामेंट होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। कार्डिनल लिगामेंट का दूसरा नाम मैकिनडॉट लिगामेंट भी होता है, मैकिनडॉट लिगामेंट भी बोलते हैं इसको, कार्डिनल लिगामेंट को। अब कार्डिनल लिगामेंट होता क्या है? जो यूट्रस को ट्रांसवर्सली होल्ड करके रखे, जो यूट्रस को कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखे, दोनों साइड से होल्ड करके रखे। ये सपोज यूट्रस है, ये आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे आपका सैक्रम है, उसको ट्रांसवर्स जो होल्ड करके रख रहा है उसका नाम है कार्डिनल लिगामेंट, मैकिनडॉट लिगामेंट। और तीसरा नाम है इसका, तीसरा नाम क्या है इसका? तीसरा नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट बायलैटरली होल्ड करके रखता है यूट्रस को, उसको बोलते हैं कार्डिनल लिगामेंट, मैकिनडॉट लिगामेंट और ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब अगला आपको दिख रहा होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस से भी एक लिगामेंट होल्ड करके रखता है हमारे यूट्रस को। सिम्फाइसिस प्यूबिस से भी एक लिगामेंट होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल मतलब सर्विक्स को, प्यूबिस से सर्विक्स को जो होल्ड करके रखता है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कहलाता है। लास्ट पार्ट, जो लास्ट लिगामेंट है, वो है हमारा सैक्रम वाला फाइब्रस का लास्ट लिगामेंट, जो डायरेक्टली यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? सर्वाइको, क्या बोलेंगे इसको? यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। क्या बोलेंगे? सैक्रम से जोड़ रहा है तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या है? जो यूट्रस को सैक्रम से बांध के रख रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट से लेके लास्ट तक खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।